आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और हमारी वीडियो टाइम टू टाइम आप देख रहे हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कुछ आधारभूत अवधारणाएं रसायन की कुछ आधारभूत अवधारणाएं कि जिनके बिना काम नहीं चलता है। ठीक, तो जैसे स्कोप है कि रसायन का स्कोप क्या है, हर फील्ड में स्कोप है उसका, और इसके अलावा कुछ नियम हैं, कुछ गणनाएं हैं कि जिनको न्यूमेरिकल्स में लगाना ही पड़ता है। ठीक, उन्हीं में से एक है टॉपिक आपका रासायनिक संयोजन के नियम, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आप जानते हो कि जो हमारे परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यानी परमाणु मिलकर, परमाणु प्लस परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और अणु मिलके भी बहुत सारे जो बड़े यौगिक हैं उनको बनाते हैं। ठीक, तो एटम प्लस एटम, मॉलिक्यूल, और इसके अलावा यौगिक भी बन सकते हैं, यौगिक, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बन सकते हैं। तो आखिर कौन सी फोर्स होती है, या कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जिनके बेस पर ये कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, आपस में संयोजन करते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसे नियम होंगे, जैसे दो लोग हैं, ठीक, समान प्रकार के भी हो सकते हैं, एक ही परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, वो मिलते हैं और कुछ बड़ा बिजनेस करते हैं आपस में मिलके, और बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समान प्रकार के, असमान प्रकार के लोग आपस में मिलके क्या करते हैं? वो मिलते हैं एक दूसरे से, और वो क्या करते हैं? अपना जो भी वर्क है, कार्य है, जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, या कुछ और काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में होता भी है, तो कुछ ना कुछ नियम तो बनते हैं उनके बीच। कुछ ना कुछ नियम बनते हैं कि आपका इतना हिस्सा होगा, मेरा इतना हिस्सा होगा, ठीक है, कितने दिनों के लिए होगा। तो कुछ ना कुछ नियम होते हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, जब भी लोगों के बीच साझेदारी होती है। इसी प्रकार से क्यों ना हमारे केमिकल्स करें, केमिकल्स क्या अलग से आए हैं, ठीक, तो ये भी आपस में कुछ नियम बनाते हैं, यानी ये इनका भी आधार होता है कुछ ना कुछ। ठीक, तो उन्हीं को हम कहते हैं, जो लॉज दिए गए कि क्यों कंबाइन होते हैं, किस बेस पर होते हैं, उन्हीं को कहा गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और इसका जो प्रयास था वो कब स्टार्ट हुआ? 17वीं सेंचुरी से, 17वीं शताब्दी से इसकी स्टार्टिंग हुई। साइंटिस्टों ने इसको आधार बनाया और कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि किस बेस पर एटम मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, क्या क्या नियम है। समझ में आ गया? तो इसको देखते हैं जो हम यहाँ पर का इसे रफ किए देते हैं। देखिए लॉज, तो इसमें फर्स्ट है, जो कौन कौन से लॉज हैं 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था स्थिर अनुपात का
नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड आता है इसमें गुणित अनुपात का नियम। और ढंग से इसको गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ लॉ इज गैलुसैक का गैसीय आयतन। देख रहे हो बच्चों ध्यान से, संबंधी ऐसे बनाइए और अच्छा लगता है देखने में। नियम गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। और फिफ्थ आपका हो जाएगा गैलुसैक्स गैसियस वॉल्यूम लॉ। फिफ्थ हो जाएगा बच्चों आपका एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रोस लॉ। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये 5 लॉज हम पढ़ेंगे, सिलेबस में यही है 5 लॉज आपके। अब हम इसको आपको बताते हैं वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, एक एक करके बताएंगे हम और इजी वे में। क्लियर? नाउ बाकी को रफ करते हैं। हटाओ इसको, हटाओ। देखिए ये जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 1789 में फ्रेंच केमिस्ट, कहते हैं ना फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी एंटोनी लेवोसियर एंटोनी लेवोसियर ने ये लॉ दिया था। और ये था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने कहा, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और नोबेल प्राइज कैसे मिला था इनको कि जो भी मॉडर्न सिस्टम है, यानी आधुनिक पद्धति है, पदार्थों के नामकरण की जो आधुनिक पद्धति है, ठीक, उसको इन्होंने और इनके जो साथी थे उन्होंने दिया। यानी पदार्थों के नामकरण की जो आधुनिक पद्धति थी वो इनके साथियों ने और इन्होंने मिलकर दी थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या दिया था? मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर
ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसलिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। ठीक, एंटोनी लेवोसियर। अब इसको देखते हैं, इसके अनुसार ये लॉ है क्या? द्रव्य को, द्रव्य यानी पदार्थ को, द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, या इसको थोड़ा सुधार लीजिए, यहां पर कर दीजिए उत्पन्न, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पहले अच्छी चीज को पहले लिखते हैं, उत्पन्न यानी क्रिएट, नहीं पहले क्रिएट होगी तो उसके बाद नष्ट करेंगे। ठीक, कहते ना बनाने वाला बड़ा होता है बिगाड़ने वाले से, ठीक, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। ठीक, समझ जाते हो? तो इसको कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाए, मैटर, लग रहा होगा जैसे मटर खा रहे हैं, मैटर कैन नाइदर created nor destroyed, nor destroyed, सम्मान देते हैं इसको। अब इसको देखिए, इसका अदर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। समझ में आ गया? यानी अभिकारक और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया में समान रहता है। देखिए, अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। इन अ रिएक्शन टोटल mass of reactants will be equal to total mass of products। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको प्रूव कैसे किया? एक जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके, कौन से साइंटिस्ट थे? लैंडोल्ट। ठीक, एक साइंटिस्ट थे आपके लैंडोल्ट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने दो टाइप से
इस टाइप से इन्होंने यहाँ पर एच आकार के इस टाइप से दो एच आकार की ट्यूब ली, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये बना और ये बना, ये हो गया। बराबर ले लीजिए, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ये थोड़ा छोटा ले लीजिए, इसको थोड़ा छोटा छोटा लीजिए, ये हो गया। ठीक, इसमें एक में सॉल्यूशन लिया इन्होंने, सॉल्यूशन इज ऑफ NaCl, और इसमें सॉल्यूशन था AgNO3, इसको भी ऐसे बना दो, ये हो गया, दो सॉल्यूशंस लिए। पहले इनको क्या किया, ऐसे ही रखा और वेट कर लिया, इन दोनों का इनको तोल लिया। ठीक, मान लीजिए इन दोनों को जो वेट किया गया, बिल्कुल ऐसे ही भर के वेट कर लिया गया, इनका तोल लिया गया इनको, और इसका मान लीजिए दोनों का जो मास था वो था x ग्राम। मिलने से पहले वेट कर लिया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको मिक्स कर दिया, इसको हिला दिया, ऐसे करके हिला दिया तो क्या होगा, हिलाने पर ये यहां से इधर जाएगा, इधर जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे में मिल जाएंगे, और जब मिलेंगे तो रिएक्शन होगी। और रिएक्शन क्या होगी, देखो NaCl प्लस AgNO3, एरो लगाइए, AgCl प्लस NaNO3, ये बन गया। ठीक, और ये बना व्हाइट प्रेसिपिटेट। हमें पता कैसे चला कि कोई रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एकदम इनका कलर चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर के हो जाएंगे AgCl की वजह से। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद अवक्षेप बनता है AgCl का। तो देखिए रिएक्शन तो हो गई है, लेकिन फिर इसके बाद रिएक्शन कराने के बाद तोला गया, इसको तोला गया तो भी जो द्रव्यमान था वो x ग्राम ही बना, यानी दोनों का जो द्रव्यमान था वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद समान आता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है ना, अगर ये 100 ग्राम है तो अभिक्रिया के बाद भी ये भी 100 ग्राम ही होंगे, क्योंकि देखिए इसका तो द्रव्यमान जो आप ये ट्यूब ले रहे हैं ये तो बदलेगा नहीं, ये तो जो का तो रहेगा, और द्रव्यमान कहीं नहीं गया, उसी में है। इसलिए ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है अभिकारक उत्पादों का वो समान रहता है। अब देखिए, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ इस लॉ में, इसको रफ ये देते हैं। सुधार की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, सुधार हमेशा होता रहता है। ठीक, अब कुछ ना कुछ कमियां तो निकालते ही हैं, कहते ना, कुछ ना कुछ तो सब लोग कहते हैं, कोई कितना ही काम अच्छा कर ले उसके लिए कुछ ना कुछ तो लोग कहते हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या था, ठीक, मॉडिफिकेशन इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सुधार क्या था इसमें? सुधार ये था बच्चों कि कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे हमारे स्ट्रॉसमैन और ओटो हॉर्न ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, तो उसमें क्या था, न्यूक्लियर फिशन में जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय विखंडन में, इसमें नाभिकीय विखंडन, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियर फिशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, उत्पादों का थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? कि ऊर्जा में बदल जाता है। तो देखिए, कोई एक रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे 92 यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, ये यूरेनियम का आइसोटोप है। इस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है 0n1, न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट होती है, तो ये टूट जाता है। न्यूक्लियर फिशन माने टूटना, न्यूक्लियस टूटता है। तो ये बनता है आपका 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस 30n1, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें, प्लस 2 MeV मेगावाट एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी है ये। अब इनका जो मास देखा गया, वो इसके मास से काफी कम था, थोड़ा कम था। तो ये कम क्यों हुआ? क्यों कि आइंस्टाइन का एक लॉ होता है, सापेक्षिकता का नियम दिया उन्होंने। आइंस्टाइन का जो समीकरण है, आइंस्टाइन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे ये, टाइम E बराबर mc²। E क्या है? एनर्जी है, m मास है, द्रव्यमान है, c ये प्रकाश का वेग होता है। तो ये ऊर्जा है और ये द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। समझ में आ गया? और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो यहां पर जो द्रव्यमान है इसका, वो किस में बदल गया? ऊर्जा में। तो कम तो हो ही जाएगा ये फिर। समझ में आ गया? कम तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर इस ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल लो और उस द्रव्यमान को इनके द्रव्यमान में जोड़ दो, तब वो इसके बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इस ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलो। ठीक, द्रव्यमान में कैसे बदलोगे? इस ऊर्जा को यहां रखो, यहां, और c² की क्या कर दो? डिवाइड कर दो, भाग दे दो। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा? ये द्रव्यमान में। और उस द्रव्यमान को इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, तब ये बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? यानी ये हुआ जैसे 200, ये हुआ मेगावाट बटे ये c² है बराबर m, तो द्रव्यमान बन जाएगा ये लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक, तो ये यहां पर द्रव्यमान में बदला जाएगा। इसलिए कहा गया कि अब क्या होगा, इस लॉ को थोड़ा चेंज कर दिया गया, क्योंकि द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाता है। यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का योग स्थिर रहता है, यानी वो नहीं बदलता है। ठीक, तो द्रव्यमान और ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। समझ में आ गया? यानी जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनका कुल द्रव्यमान और ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, वो नहीं बदलेगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब इसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान और ऊर्जा
संरक्षण का नियम, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये मॉडिफाई करके किया गया, मॉडिफाइड लॉ। ये कौन सा है? मॉडिफाइड लॉ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बच्चों, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके बाद जो अगले लॉज होंगे उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये बेस तो स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट हो गया, अब आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं कैसे होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बच्चों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।